नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र के दूसरे अध्याय भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना के तीसरे भाग को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस भाग 3 में आज हम जनसांख्यिकी या जनांकिकी से संबंधित जो भी सामान्य संकल्पनाएं हैं, जो भी अवधारणाएं हैं, इनसे जुड़ी जो भी सिद्धांत है उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जिनमें है जन्म दर व मृत्यु दर, जनसंख्या की समृद्धि दर या प्राकृतिक दर, प्रजनन दर, शिशु व मातृ मृत्यु दर, लिंगानुपात, प्राशीतता अनुपात। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जन्म दर के बारे में। जन्म दर देखिए, प्रति 1000 की जनसंख्या के पीछे जीवित उत्पन्न हुए बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। कि किसी भी क्षेत्र में एक वर्ष में 1000 लोगों के ऊपर कितने बच्चों ने जन्म लिया है, और उनमें से एक देखने वाली बात यह है कि इनमें से उन बच्चों की संख्या नहीं जोड़ी जाती जो एक साल के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे या ऐसे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या 1000 जनसंख्या के ऊपर प्रतिवर्ष जो उत्पन्न होते हैं वो जन्म दर कहलाती है। इसका सूत्र है कुल जन्मे बच्चों की संख्या बटे कुल जनसंख्या गुणा 1000, कि एक वर्ष में 1000 की जनसंख्या पर कुल कितने बच्चे जन्मे हैं और उसमें से जीवित कितने हैं, वो संख्या जन्म दर कहलाती है। अब देखिए, जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक मुख्यतः माना जाता है कि किसी भी देश की जो जन्म दर है, किसी भी स्थान की जो जन्म दर है, वो वहाँ की जलवायु से, विवाह की आयु से, वहाँ की सामाजिक व स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उनसे, वहाँ के सामाजिक व धार्मिक जो विश्वास हैं, इन सब से वहाँ की जन्म दर प्रभावित होती है। जैसे जलवायु की अगर हम चर्चा करें तो अगर ठंडे प्रदेश हैं या जहाँ सर्दी अधिक होती है वहाँ की जन्म दर अलग होगी। गर्म प्रदेशों की जो जलवायु है वो अलग होगी, इसलिए वहाँ जन्म दर भी अलग होगी। विवाह की आयु, जैसे भारत में 18 और 21 वर्ष है, वैसे ही कई देशों में 25 है, 28 है, 30 है। तो जिन देशों में विवाह की आयु अधिक है वहाँ जन्म दर भी भिन्न देखी जाएगी। साथ ही साथ उस स्थान की या उस देश की जो सामाजिक और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, कि वहाँ लोगों को किस प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, किस प्रकार से वहाँ पोषक तत्वों युक्त भोजन प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ वहाँ की जो धार्मिक और सामाजिक विश्वास हैं, वहाँ की लोगों की जो एक तरीके से कह सकते हैं कि समझ है, शिक्षा का प्रचार प्रसार है, ये सब चीज़ें वहाँ की जन्म दर को प्रभावित करते हैं। जिस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी, जिन देश में विज्ञान का अधिक प्रचार प्रसार होगा, विवाह की आयु अधिक होगी, उन प्रदेशों में या उन जगहों पे देखा गया है कि जन्म दर हमेशा ही कम आंकी जाती है। चलिए अब बात करते हैं मृत्यु दर की। मृत्यु दर का तात्पर्य है, ये जन्म दर के साथ ही जैसी अवधारणा ही है कि एक वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। जैसे जन्म दर की हमने बात की थी कि एक वर्ष में प्रति 1000 पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या थी, यहाँ है एक वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? मृत्यु दर कहलाती है। कि एक साल में कितने लोग प्रति 1000 के ऊपर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। देखिए, इसका सूत्र भी वैसा ही है, कुल मरने वाले लोगों की संख्या बटे कुल जनसंख्या गुणा 1000। अब देखिए, एक समझने योग्य छोटी सी बात है कि भारत में जो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण है या पंजीयन है, या जो जन्म मृत्यु का जो रिकॉर्ड है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में तो संबंधित जो ग्राम पंचायत है या संबंधित जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या आंगनबाड़ी केंद्र है, उनके द्वारा संधारित किया जाता है। साथ ही साथ शहरों के अंदर या अर्बन एरियाज़ में जो हमारे स्थानीय निकाय है, जिसके अंतर्गत नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम आता है, वो जन्म व मृत्यु के जो पंजीकरण है या जन्म व मृत्यु के जो डाटा है, रिकॉर्ड है, वो अपने यहाँ संधारित करता है।
चलिए अब हम चर्चा करते हैं जनसंख्या की समवृद्धि दर या जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर की। जब हमने ऊपर पढ़ लिया कि जन्म दर क्या है और मृत्यु दर क्या है, तो अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है वही जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या की समवृद्धि दर कहलाती है। कहने का तात्पर्य क्या कि कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है यह अंतर ही क्या है, जनसंख्या समवृद्धि दर या जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर है। देखिए, जन्म व मृत्यु दर में अंतर शून्य होने पर स्थिर जनसंख्या की स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ जो एक शब्द स्थिर लिखा जाना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह गलती से स्थिर की जगह स्थित लिख दिया गया, टाइप हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन इसको स्थिर पढ़ा जाए कि जन्म व मृत्यु दर में अगर अंतर शून्य है, अगर उसमें कोई अंतर नहीं है, जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने लोगों की मृत्यु हो रही है, तो स्थिर जनसंख्या की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे प्रतिस्थापन स्तर भी कहा जाता है। अर्थात जन्म व मृत्यु दोनों समान रूप से हो रहे हैं, दोनों समान हैं। अब देखिए, कभी कभी ये जो प्राकृतिक वृद्धि दर है, ये जनसंख्या समृद्धि दर है, वो ऋणात्मक हो जाती है। कह सकते हैं कि ऋणात्मक समृद्धि दर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, माइनस में। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जन्म लेने वाले लोगों के बच्चों की संख्या तो कम हो जाती है और मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों की संख्या अधिक हो जाती है। मतलब जन्म कम हो रहे हैं और लोगों की मृत्यु अधिक हो रही है। जैसे जापान, रूस, इटली, पूर्वी यूरोप, ये ऐसे देश हैं जहां आज के समय बुजुर्गों की संख्या अधिक है बजाय बच्चों के, क्योंकि यहाँ लोग जन्म दर है वो अत्यंत निम्न होती जा रही है और जो मृत्यु दर है वो अत्यधिक उच्च होती जा रही है। कहने का तात्पर्य आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ कार्यशील जनसंख्या धीरे धीरे घटती जा रही है, जबकि पराश्रित जनसंख्या है वो अधिक होती जा रही है। तो यही कारण है कि जापान जैसे देश हैं या रूस है, अब उनको धीरे धीरे, या इटली है, उनको अब धीरे धीरे बूढ़ों का देश कहा जाने लग गया है। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं कि कभी कभी ये जो जनसंख्या समवृद्धि दर है ये बहुत उच्च हो जाती है, मतलब धनात्मक हो जाती है। एक तरीके से इसको ये कह सकते हैं कि जब समवृद्धि दर बहुत उच्च हो जाती है, अर्थात जन्म दर तो अत्यधिक उच्च हो जाती है और मृत्यु दर निम्न हो जाती है, तो जनसंख्या संक्रमण या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या अधिक है और मरने वाले लोगों की संख्या कम है, जिसका कारण ये हो सकता है कि किसी भी देश में, जब जैसे हमने पिछले अध्याय में जनसंख्या संक्रमण का जो सिद्धांत है उसका अध्ययन किया था। चलिए अब हम चर्चा करते हैं प्रजनन दर पे। एक वर्ष में संपूर्ण जनसंख्या में संतान उत्पन्न कर सकने वाली प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या प्रजनन दर कहलाती है। कि प्रति 1000 महिलाएं जो संतान उत्पन्न कर सकने योग्य हैं, जो कि उम्र भारत में क्या मानी गई है, 15 से 49 वर्ष। कि भारत में जो संतान उत्पन्न करने योग्य आयु सीमा है वो 15 से 49 वर्ष मानी गई है। मतलब ऐसी महिलाएं जो 15 से 49 वर्ष की हैं, ऐसी 1000 महिलाओं पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या प्रजनन दर कहलाती है। अब देखो, इसी में एक टॉपिक है सकल प्रजनन दर। सकल प्रजनन दर संतान उत्पन्न करने वाली महिलाओं के द्वारा उनकी प्रजनन आयु की अवधि के अंत तक पैदा किए गए बच्चों की औसत संख्या के बराबर होती है। कि किसी भी, जैसे 15 से 49 है तो 49 वर्ष की आयु तक महिलाओं ने जितने बच्चे पैदा किए हैं उनका जो औसत है वो क्या है, सकल प्रजनन दर है। चलिए आगे बात करते हैं। किसी भी देश की प्रजनन दर उस देश की प्रजनन योग्य स्त्रियों की संख्या, विवाहित स्त्रियों की संख्या तथा प्रजनन सामर्थ्य पर निर्भर करती है। कि किसी देश में कितनी प्रजनन योग्य महिलाएं हैं, मतलब 15 से 49 वर्ष की आयु की कितनी महिलाएं हैं, उन महिलाओं में से विवाहित महिलाएं कितनी हैं तथा उनका प्रजनन करने का सामर्थ्य कितना है, कि वो कितनी संतान उत्पत्ति कर सकती है, 2, 3, 4, मतलब कितने बच्चे पैदा करने की औसत उनकी सामर्थ्य आ रहा है।
चलिए हम आगे चर्चा करते हैं शिशु मृत्यु दर की। देखिए 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से 1 वर्ष की आयु को प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु को प्राप्त होने वाले बच्चों की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। देखिए हमने ऊपर चर्चा की थी जन्म दर की, वही उसके साथ जुड़ता है यहाँ कि 1000 जो जीवित बच्चे हैं उनमें से 1 वर्ष तक कितने बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, या 1 वर्ष से पहले पहले कितने बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। मतलब 1000 बच्चों में से 1000 बच्चों ने जिन 1000 बच्चों ने जन्म लिया है उन 1000 बच्चों में से 1 साल से पहले पहले कितने बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, वह शिशु मृत्यु दर कहलाती है। देखिए इसी के साथ एक टर्म जुड़ी हुई है जिसका नाम है मातृ मृत्यु दर। वैसी चीज़ है कि 1000 बच्चों को जन्म देते समय मरने वाले स्त्रियों की संख्या मातृ मृत्यु दर कहलाती है। कि 1000 बच्चों को जन्म देने के ऊपर जितनी माताओं की मृत्यु हुई है वह क्या कहलाता है, मातृ मृत्यु दर कहलाता है। अब देखिए किसी भी देश में अगर शिशु जन्म दर और मातृ मृत्यु दर अधिक है तो वो क्या है, अपने आप में वो उस देश के पिछड़ेपन का, उस देश की निर्धनता का, उस देश की गरीबी का, उस देश की अशिक्षा का, उस देश की अविकसित होने की कैटेगरी का द्योतक है। वो ये बताता है कि वो देश अभी भी अल्प विकसित है, वो देश अभी भी पिछड़ापन है, वहाँ अभी भी तकनीक का अभाव है, वहाँ अभी भी चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, वहाँ अभी भी पोषक भोजन का अभाव है, वहाँ अभी भी माताओं के लिए प्रसव की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहाँ अभी भी अशिक्षा है, वहाँ अभी भी गरीबी है। ये सब चीज़ें उसको प्रकट करती हैं कि जहाँ भी मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर अधिक है। अब देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत अभी विकासशील देश है और धीरे धीरे भारत है वो अपनी मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को धीरे धीरे कम करता जा रहा है, क्योंकि भारत में भी अब शिक्षा का प्रचार प्रसार होता जा रहा है और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका विस्तार भी होता जा रहा है। इसीलिए दिनों दिन भारत में अब इन दोनों में गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि भारत की सरकार है वो भी इसके ऊपर विशेष ध्यान रखती है और हमारी जो जनसंख्या नीति है उसके ऊपर भी, जनसंख्या नीति 2000 में इसके ऊपर विशेष फोकस किया गया था कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाए। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं जीवन प्रत्याशा, जीवन के प्रति आशा कि भाई एक व्यक्ति है वो कितने वर्ष तक जीवित रहेगा, या इस देश में एक आदमी है वो कितने वर्ष तक जीवित रहता है। एक औसत आयु अनुमान जिसमें व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है वही क्या कहलाती है, जीवन प्रत्याशा कहलाती है। जैसे भारत है, ऐसे मान लीजिए उसमें 50 अधिकांश जो लोग हैं वो 50 वर्ष की उम्र तक जीवित रहते हैं, तो वो हमारी क्या हो गई, जीवन प्रत्याशा या हमारी औसत आयु हो गई। लेकिन जैसे जैसे समाज में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होता है, जैसे जैसे पौष्टिक भोजन लोगों को प्राप्त होने लग जाता है, जैसे जैसे समाज में शिक्षा आती है, जैसे समाज में चिकित्सा सुविधाओं का अधिक अच्छी और तकनीकी का विकास होने लग जाता है, वैसे वैसे जीवन जो प्रत्याशा है वो बढ़ने लग जाती है, या उस देश की, उस क्षेत्र की औसत आयु बढ़ने लग जाती है, लोग अधिक जीवित रहने लग जाते हैं। इसकी गणना मृत्यु दरों के आधार पर किसी क्षेत्र विशेष में कुछ निश्चित वर्षों के रूप में की जाती है, कि जैसे कि गत 8-10 वर्षों में अधिकांश लोग किस उम्र को प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो उसके आधार पे, उसके औसत के आधार पे जीवन प्रत्याशा दर को प्राप्त किया जाता है। आगे है लिंगानुपात। किसी क्षेत्र विशेष में, या ये कह सकते हैं किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर एक निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र विशेष में कितनी स्त्रियां हैं, उनकी संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। अगर भारत का लिंगानुपात की बात करें तो वर्ष 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है तथा हरियाणा का लिंगानुपात भारत में सबसे कम 877 आंका गया है, दर्ज किया गया है। अब देखिए लिंगानुपात भी अपने आप में किसी क्षेत्र के विकास या किसी क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को, किसी क्षेत्र में स्वास्थ्य के स्तर को, किसी क्षेत्र में तकनीकी के विकास के स्तर को मापता है। अगर किसी देश में
देखिए, अगर किसी देश में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, वहाँ अभी भी रूढ़िवादिता अधिक है, अभी भी अंधविश्वास अधिक है, तो वहाँ का लिंगानुपात हमेशा ही कम होगा और वो हमेशा क्षेत्र पिछड़ेपन का द्योतक होगा। देखिए, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारण है बाल विवाह है, लड़कियों की अपेक्षा लड़के को अधिक महत्व है, पौष्टिक भोजन व उत्तम स्वास्थ्य व प्रसव सुविधाओं का अभाव, कन्या भ्रूण हत्या, गरीबी, दहेज प्रथा, ये सब ऐसे कारण हैं जो क्या है, लिंगानुपात में गिरावट के कारण बनते हैं। भारत में देखिए, दहेज प्रथा आम बात है, कन्या भ्रूण हत्या है, वो भी आम बात है। इसकी वजह से ही क्या है, भारत में दिनों दिन लिंगानुपात में गिरावट आ रही है। तो एक तरीके से ये पिछड़े समाज का या अविकसित समाज का, या कह सकते हैं कि एक तरीके से जो अशिक्षित समाज का घोतक है। वरना जैसे केरल है, अब हमारे यहाँ केरल में है, वो महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, जबकि हरियाणा के नज़रिए से देखें तो हम बहुत पीछे हैं। हमारी जो लिंगानुपात है वो पूरे भारत में सबसे कम है, इस पर ध्यान देने योग्य बात है। चलिए अब चर्चा करते हैं प्राश्रितता अनुपात की, कि प्राश्रितता अनुपात क्या होता है। प्राश्रित होना, किसी दूसरे पे आश्रित होना, पर आश्रित, दूसरे पे आश्रित होना। जनसंख्या का वह अनुपात जो जीवन यापन के लिए कार्यशील जनसंख्या पे आश्रित होता है। कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है? 15 से 64 वर्ष की आयु के जितने भी लोग हैं वो कार्यशील वर्ग में आते हैं, तथा 0 से 15 वर्ष के आयु के लोग और 64 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं वो पराश्रित वर्ग में आते हैं, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। हमने ऊपर भी चर्चा की थी, जैसे जापान के समाज की चर्चा की थी, जैसे हमने इटली के समाज की चर्चा की थी कि वहाँ पराश्रित लोगों की संख्या अधिक है और वहाँ कार्यशील जनसंख्या कम होती जा रही है। तो जनसंख्या देखिए, भारत है, अगर भारत के नज़रिए से बात करें तो आज दुनिया में सर्वाधिक जो कार्यशील जनसंख्या है वो भारत में पाई जाती है। सबसे अधिक उत्पादन जो कर सकती है, जो वर्ग कर सकता है, वो भारत में पाया जाता है, क्योंकि भारत की अधिकांश जो जनसंख्या है वो 15 से 64 वर्ष की आयु के मध्य ही है। तो ये किसी भी देश के लिए क्या है, एक अवसर है कि वो अपने आप को डेवलप कर सके, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे लेके जा सके, अपने समाज का विकास कर सके। ठीक है, अब फिर आगे बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, कि किसी स्थान में कितने लोग रह रहे हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। कि भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग निवास कर रहे हैं, हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग निवास कर रहे हैं, या कह सकते हो कि चरखी दादरी में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग निवास कर रहे हैं। तो ये डिपेंड है उस क्षेत्र के ऊपर। तो किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 तथा हरियाणा का है 573। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है उसके पीछे कारण है। जिन क्षेत्रों का विकास अधिक है, या जो शहर महानगर हैं, या ऐसे क्षेत्र जहां उत्पादन के लिए अच्छे साधन उपलब्ध हैं, वह क्षेत्र जहां सपाट भूमि है, वह क्षेत्र जहां कृषि योग्य अधिक भूमि है, वह क्षेत्र जहां नदियां अधिक है, उन क्षेत्रों में अधिकांश जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। पहाड़ हैं, रेगिस्तान है, या जो अनउपजाऊ भूमि है, उन क्षेत्रों की बजाय जिन क्षेत्रों में उपजाऊपन अधिक है, कृषि योग्य भूमि अधिक है, जहां उत्पादन के लिए साधन उपलब्ध हैं, जहां भूमि से अत्यधिक खनिज या अन्य चीज़ें निकाली जाती हैं, या जो महानगर हैं जहां रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, उन जगहों पे जनसंख्या घनत्व सदैव ही अधिक देखा गया है। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए, आज के जो जनसंख्या की जो प्रमुख संकल्पनाएं थी या जो अवधारणाएं थी वो हमने करीब करीब जान ली है। अब हम इन संकल्पनाओं में से जो प्रमुख प्रश्न गत परीक्षाओं में आए हैं या आ सकते हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जनसंख्या समवृद्धि दर क्या है, या जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है, और भारत में जनसंख्या समवृद्धि दर उच्च होने का क्या कारण है, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं।
फिर बात करते हैं ऋणात्मक समृद्धि दर क्या है, जो मैंने आपको बता दी थी कि जन्म लेने वाले लोगों की संख्या कम होना और मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों की संख्या अधिक होना, तो वो क्या है, ऋणात्मक समृद्धि दर है। धनात्मक या उच्च समृद्धि दर, उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं पहले कि वो क्या है, उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं प्रजनन दर क्या है, ये भी बात हम कर चुके हैं। कार्यशील जनसंख्या क्या है, 15 से 64 वर्ष के जो लोग हैं वो कार्यशील जनसंख्या के भाग हैं। फिर जन्म व मृत्यु दर के बीच का अंतर है, वो क्या कहलाता है, वो जनसंख्या समृद्धि दर या जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है। फिर क्या है, फिर है पराश्रित वर्ग क्या है, वो मैंने बता दिया, 0 से 15 और 64 वर्ष से ऊपर जो लोग हैं वो बच्चे और बुजुर्ग वो पराश्रित वर्ग में है। शिशु मृत्यु दर क्या है, मातृ मृत्यु दर क्या है, जन्म मृत्यु दर क्या है, लिंगानुपात क्या है, प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या, बाल स्त्री अनुपात में गिरावट के क्या कारण है, इन सब के बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं। तो मैं विद्यार्थियों से आशा करता हूँ कि वो इन प्रश्नों का जवाब अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनको याद भी करेंगे। चलिए एक अगले भाग में एक कुछ नए विषयों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।